अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नोमान। मैं हूं अमार गिलानी और आप देख रहे हैं पीकेडी मोटर स्पोर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सेकंड जनरेशन होंडा इनसाइट। और आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी क्यों इतनी कामयाब नहीं हो सकी, ऑल्दो कि इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं। सो ओवर टू यू अमार। तो हम बात करते हैं होंडा इनसाइट। होंडा इनसाइट पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुई थी कोई 2015-16 के दरमियान। ये वो वक्त था जब टोयोटा प्रियस हाइब्रिड का ट्रेंड पाकिस्तान में ऐसा ऐसा आना शुरू हो रहा था। आपने देखा ही होगा सेकंड जनरेशन जो टोयोटा प्रियस थी वो काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे थे और पसंद कर रहे थे। और इसी तरह इंपोर्टर्स ने कहा कि हम होंडा की इनसाइट भी मंगवाते हैं और इसे भी पाकिस्तान में बेचते हैं। तो इनिशियल इंप्रेशन ये था कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल शेप अगर आप देखें तो पर्सनली मुझे इस गाड़ी की शेप काफ़ी अच्छी लगी है। अगर एज मच एज हैचबैक सीडेंस को इसकी शेप अच्छी है, स्लीक शेप है। फ्रंट मुझे इस गाड़ी का प्यारा लगा है और शायद आप लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करें, मोस्टली आप करेंगे, लेकिन मुझे इसका जो शेप है सेकंड जनरेशन प्रियस से ज़्यादा प्यारी लगी है। बेसिकली जो होंडा इनसाइट सेकंड जनरेशन थी ये प्लेटफॉर्म पे बनी थी होंडा CRZ के। आपको पता ही होगा होंडा CRZ का, दैट इज़ अ स्पोर्ट्स हाइब्रिड कार, उसके प्लेटफॉर्म पे बनी थी। और अगर आप इस गाड़ी के साइज़ को भी देखें तो इट्स नॉट अ वेरी बिग कार। आप इसकी लेंथ देखेंगे और व्हील बेस देखेंगे तो ये हैचबैक की तकरीबन व्हील बेस की, आप बिगर हैचबैक की व्हील बेस देख लें तो उतनी आपको इसकी व्हील बेस नज़र आती है। अच्छा, तो अमार अब इसकी इंटीरियर लुक और कंफर्ट के हवाले से हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले इंटीरियर लुक की बात करते हैं। अगर आप इसका प्योर देखें, ये स्पीडोमीटर वाला एरिया और ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला जो एरिया है तो उसके अंदर ये गाड़ी काफ़ी रिजेंबल कर रही होती है होंडा की CRZ को। उसके अंदर भी ये जो क्लाइमेट कंट्रोल वाला एरिया ये टुवर्ड्स ड्राइवर साइड दिया हुआ है, ड्राइवर फोकस्ड है। उसके बाद अगर आप गाड़ी की जनरल इंटीरियर फील देखें तो अच्छी इंटीरियर लुक अच्छी है, लेकिन अगर आप क्वालिटी देखें तो मुझे इस इंटीरियर के अंदर कहीं सॉफ्ट टच मटेरियल नज़र नहीं आया। इट्स हार्ड प्लास्टिक। सो वैसे मैंने देखा आमतौर में इस प्राइस रेंज में जो जापानीज़ कंपनीज होती हैं वो जो गाड़ियाँ लॉन्च कर रही होती हैं वो उसमें सॉफ्ट टच ज़्यादा नहीं देती। मैंने टोयोटा एक्वा का रिव्यू भी अभी पहले किया था, काइंडली वो भी देख लें, वो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उसका रिव्यू किया था, उसके अंदर भी मुझे सॉफ्ट टच एज सच नज़र नहीं आया। तो ये आई डोंट नो व्हाट आर देयर डिसीजंस जो इस मामले में करती है। उसके अलावा जनरली इंटीरियर फील अच्छी है। अगर आप कंफर्ट की बात करें तो होंडा बीइंग होंडा इसका कंफर्ट टुवर्ड्स थोड़ा सा स्टिफ साइड पे आ जाता है। अगर आप जनरली इस गाड़ी की सीटिंग की बात करें तो सीट्स अगेन मुझे टुवर्ड्स जिस तरह होंडा सिटी की सीट्स हैं थोड़ी सी मुझे वैसी लगी हैं। ठीक है, पोस्चर इसका अच्छा आपका सीट का रहता है, लेग रूम हेड रूम इट्स ऑल राइट। हाँ, बैक की सीट की बात करें तो बैक की सीट्स थोड़ी सी कंजस्टेड हैं और ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है इस गाड़ी की व्हील बेस को देख करके। दिस इज़ अ शॉर्ट व्हील बेस कार। तो लेकिन यह है कि आप इजीली 5.5 फुट से 6 फुट के दरमियान के एडल्ट्स को बिठा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। बस थोड़ा सा आपका लेग रूम जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, जैसे आप इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। लेकिन बीइंग अ हैचबैक सीडेन, फ़ायदा क्या है इस गाड़ी का? प्रियस का क्या फ़ायदा था? मुझे ये वाली गाड़ियाँ क्यों पसंद हैं? आप इसके अंदर इसकी डिग्गी अगर आप देखें तो इट्स अ बिग ट्रंक। आप इसके अंदर ज़्यादा सामान रख सकते हैं और यही इन गाड़ियों का चार्म है। अगर आप टेस्ला मोटर्स की देखें तो वो भी अपनी तीनों रेंज, टेस्ला मॉडल 3 हो गया, मॉडल S हो गया, मॉडल, वो सारी हैचबैक सीडेन की फॉर्म में आती हैं। आपको ज़्यादा अच्छी स्पेस देता है। और A5 स्पोर्ट्सबैक आप देख लें वो भी आपको हैचबैक सीडेन की फॉर्म में मिल जाती है एंड इनका फ़ायदा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा नुमान भाई, तो सेफ्टी फीचर्स के बारे में ज़रा आप हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं। अच्छा, इसकी ब्रेकिंग के अंदर आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है। और जो इम्प्रेसिव बात है वो ये है कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपके पास, तो ब्रेकिंग अच्छी है। और इसमें जो सबसे यार मज़ेदार बात है ना, हर एक के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स मौजूद हैं।
जी 6 हाँ, एयर बैग्स, 6 एयर दैट बैग। इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और मुझे याद पड़ता है कि होंडा की कोई लोकल गाड़ी है, मेरे ख्याल से 27-28 लाख रुपए की कॉस्ट करती है यार वो, उसके अंदर एक एयर बैग भी नहीं है। यार अब 28 लाख की क्या बात करते हैं, यहाँ पर करोड़ों की गाड़ियाँ जिसके अंदर 6 एयर बैग्स मौजूद नहीं है। तो यार उस करोड़ की गाड़ी में मेरा 92 लाख की कॉस्ट करती है वो, और उसके अंदर आपको सिर्फ 3 एयर बैग मिलते हैं। ऐसे ही है यार ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो वो आपने जिस तरह लास्ट वीडियो में अपनी बात की कि कब्र सुकून तो कब्र में मिलता है ना। अगर आप इस गाड़ी के एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो एसी इसका बहुत अच्छा है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और काफ़ी अच्छी इजी टू यूज़ है, मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लगी है। साथ ही साथ अगर आप जनरल ड्राइविंग फील की देख लें तो ये भी होंडा की गाड़ियों की तरह इसकी ड्राइव वही स्टिफ और ग्रिप इस गाड़ी की अच्छी है। होंडा सिटी से कंपेयर कर सकते हैं आप इस गाड़ी की ग्रिप को कि तकरीबन राउंड अबाउट उतनी ग्रिप ये देती है गाड़ी। अगर आप देखें गोल चक्कर पे जब हम गाड़ी को मोड़ हैं तो अच्छी ग्रिप गाड़ी प्रोवाइड कर देती है ये आपको। ड्राइव इस गाड़ी की मज़े की है। इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखें तो वो तो है ही होंडा सिटी और होंडा सिविक रिबॉन वाला स्टीयरिंग व्हील ना, तो फील भी आपको अच्छी आती है इस गाड़ी के अंदर। मुझे इस गाड़ी का मीटर काफ़ी अच्छा लगा है, जो ये डबल स्टाइल मीटर है जो होंडा की इस जनरेशन की गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा आया था, अच्छी फील दे रहा होता है। और इसके मीटर के अंदर आपको एवरेज आपकी पता चल जाती है, आपकी क्या कहते हैं रेंज पता चल जाती है, आउटसाइड टेम्परेचर, ईच एंड एवरी सी कोई एरर हो तो ये भी गाड़ी बता देती है। ये पहली दफ़ा रिबॉन में ऐसा मीटर नहीं आया था। हाँ जी, रिबॉन में। तो हमारा अब हम परफॉर्मेंस और इकोनॉमी की बात करेंगे। तो ये उसको बताएंगे। इंटरेस्टिंग एरिया है इस गाड़ी के लिए क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा लोगो लगा हुआ है जिसे हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड गाड़ियों का ट्रेंड जो पाकिस्तान में बना था जब टोयोटा प्रियस आई थी वो ये थी कि हाइब्रिड मोटर, बेसिकली मोटर होती हैं उसके बैटरी पैक होते हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं ड्राइविंग में। मेन मकसद क्या था? फ्यूल एफिशिएंसी इसका मकसद था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसका मकसद था। इसमें ये होता था कि आम तो जो टोयोटा अपना साइनर्जी ड्राइव लेके आया था उसके अंदर आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड तक, लेट्स से 40 की स्पीड तक जो उनका था उस वक्त, हाइब्रिड पावर पे चलती थी। आपका इंजन ऑन नहीं होता था विच सेव्ड फ्यूल, और जब आप गाड़ी इंजन ऑन होता था तो आपकी जो बैटरीज होती थी वो इंजन से चार्ज हो रही होती थी, एज अ जनरेटर वर्क कर रहा होता था इंजन, तो उससे आपकी गाड़ी की काफ़ी अच्छी फ्यूल सेविंग हो जाती थी। अब होंडा ने जब अपनी हाइब्रिड गाड़ियाँ लॉन्च की स्टार्ट में, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसे IMA इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट का नाम दिया। अब ये बड़ा फैंसी नेम था लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं था उनका टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने बड़ी जल्दी अपनी निल कर दी थी। इसका इशू ये था कि पहली बात, ये गाड़ी उस तरह जिस तरह टोयोटा प्रियस की गाड़ियाँ होती थी फुल हाइब्रिड मोड पे नहीं चलती थी। ये गाड़ी हर वक्त पेट्रोल इंजन पर ही चल रही होती थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब आप गाड़ी किसी इशारे पे रोकते थे तो इसके अंदर ऑटो स्टॉप फीचर था और ये गाड़ी अपने आप इंजन बंद कर देती थी। तो ये मोस्टली आपको सिर्फ असिस्ट कर रही होती थी ड्राइविंग में। सो वो जो एक चार्म था हाइब्रिड वाला, वो जो स्लो स्पीड पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही होती थी, वो इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिल रही होती थी। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस आए थे, एक 1300 सीसी था, एक 1500 सीसी था। आज हम जो सा वेरिएंट रिव्यू कर रहे हैं वो 1300 सीसी इंजन के साथ है और ये वही एग्जैक्ट इंजन है जो होंडा सिविक हाइब्रिड के अंदर आया था, रिबॉन के अंदर जो आया था। 1300 सीसी इंजन है। अगर आप इसके कंबाइंड हॉर्स पावर फिगर्स देखें तो ये अराउंड 93 टू 98 हॉर्स पावर बनाता है और 127 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क बनाता है। अब हॉर्स पावर फिगर्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसके टॉर्क फिगर्स देखें तो यानी 167 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बना रहा है, विच इज गुड, विच इज कंपेरेबल टू विच इज मोर देन 1600 सीसी कार। तो अगर आप इसकी डेली परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इट्स गुड परफॉर्मेंस। अगर इसे इंटरनेशनल रोड टेस्ट में जब किया गया था तो इसका 0 to 100 टाइम अराउंड 10.3 सेकंड रखा गया था, विच इज़ अ गुड टाइम कंसिडरिंग कि ये ऑटोमेटिक है, CVT गियर बॉक्स के साथ आती है और ये 1300 सीसी है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपकी हाइब्रिड मोटर जो है उसका टॉर्क सडन होता है तो वो आपको पुश देता है इनिशियल, उसकी वजह से। लेकिन ये क्या 100 के बाद मैंने देखा गाड़ी थोड़ी आपकी बैठ जाती है, उस तरह आपको पिक नहीं दे रही होती। तो नुमान भाई, अब इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ज़रा हमें फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताएं, इस गाड़ी की क्या फ्यूल इकोनॉमी है? अच्छा, जैसे हमारा आपको पता है कि ये इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है और ये फुली हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो इसकी जो सिटी के अंदर आप देखते हैं वो 13 से 15 किलोमीटर आपको मिल जाती है। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन पे जब आप जाते हैं तो ये 18 किलोमीटर तक आपको जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो इन सिटी है वो आपको अच्छी एवरेज दे देती है, 13-15 ठीक अच्छी एवरेज है सिटी में कंसिडरिंग 13 सीसी गाड़ी है, और लॉन्ग पे इसकी 18-19, दैट इज दीज आर गुड फिगर्स लॉन्ग के हिसाब से। तो ओवरऑल ऑन एवरेज गाड़ी की एवरेज अच्छी थी, राइट। अब मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो ये गाड़ी क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हुई, और इम्पोर्टेड गाड़ी की सबसे पहले बात ये होती है कि पार्ट जो होता है वो कॉस्टली ज़्यादा
बनता है। अगर आप लोकल देखें, क्योंकि इस गाड़ी के पार्ट्स लोकली तो मेड नहीं होते, आप लोकल गाड़ियों को देख लें, होंडा सिविक को देख लें, जेन्युइन पार्ट तो उसका महंगा होगा, लेकिन अगर आप उसका जुगाड़ लगा के लोकल पार्ट लेंगे तो आपको सस्ते में पड़ जाता है। इस गाड़ी का ऐसा सीन नहीं है, आपको इंपोर्टेड पार्ट ही लेना पड़ता है। इंपोर्ट पे फिर उसके ड्यूटीज़ वगैरह लगी होती हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अब ओनर ने हमें बताया कि इसकी जो लाइट्स हैं फ्रंट, अगर वो आपने नहीं लेनी हो तो वो आपको 35,000 की कॉस्ट करेंगी। बैक लाइट्स अगर आपने लेनी हो तो वो आपको 15,000 की कॉस्ट करेंगी। तो जस्ट लाइक दैट इसकी मेंटेनेंस एक आम लोकल गाड़ी से, और फिर एक सबसे बड़ी बात, ये हर एक हाइब्रिड के अंदर होता है कि विद टाइम उसकी जो हाइब्रिड पावर ट्रेन होती है, जो उसकी मोटर होती है, वो वीक हो जाती है, जब मेंटेनेंस मांगती है, उसकी बैटरीज मेंटेनेंस मांग रही होती हैं। तो इस पॉइंट पे आके भी जब आपको ये खर्चा आना होता है, जब आपकी मोटर जस्ट इनफैक्ट कोई फेल हो जाती है, तो ये थोड़ा कॉस्टली खर्चा होता है जो मेंटेनेंस में ऐड अप होता है आपके। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन गाड़ियों को लेके कि आपको ये वही मेंटेनेंस देंगी जो लोकल गाड़ियाँ देती हैं, तो इसमें आप ना इतने सर्टन हो, इसका खर्चा आम उनसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर रिलायबिलिटी की बात कर लें तो इन जनरली ये गाड़ी रिलायबल है, इतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, जहाँ इनकी क्या कहते हैं हर कोई मसले होते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हाइब्रिड गाड़ियों का, अब इस मॉडल की जो प्रियस है उसके अंदर ज़्यादातर आपको मसले ही उसके ट्रांसमिशन के या उसके इंजन पावर ट्रेन के, उसके हाइब्रिड मोटर के आ रहे होंगे। इन गाड़ियों के अंदर भी ज़्यादा मसले इन्हीं चीज़ के ही निकलते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप गाड़ी केयर से चलाएँगे तो आपको किसी भी गाड़ी ने मसला नहीं देना। अच्छा, तो हम इस गाड़ी की वैल्यू की बात करते हैं, तो नुमान भी ज़रा हमें बताएं इस गाड़ी की क्या इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि इस तरह की जो गाड़ियां हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये महंगी होगी, लेकिन इस गाड़ी की अगर बात करें मार्केट वैल्यू की तो 17 से 20 लाख के अंदर ये अवेलेबल है। और जो प्रियस है वो डेफिनेटली इससे एक्सपेंसिव रेंज के अंदर मिल रही है, तो इस लिहाज से तो वैल्यू के अंदर तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन। यानी अगर आप ये देखें, आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, 6 एयर बैग्स हो गया आपको, और क्या कहते हैं IMA असिस्ट मिल गया, तो ये आपको प्राइस, ये 17 से 20 के दरमियान ये वो प्राइस है जिसमें आपको होंडा सिविक अच्छी गाड़ी मिलती है 12 मॉडल 17 के दरमियान। उसके बाद जो आपके पास क्या कहते हैं 1.6 आल्टिस होगी, वो इस रेट में मिल रही होती हैं। तो ये वो रेट है, और उन गाड़ियों के फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, उनकी मेंटेनेंस इससे सस्ती ज़रूर होगी, ठीक है। उनकी रीसेल वैल्यू जो है वो इस गाड़ी का थोड़ा वीक पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हर कोई बंदा इस गाड़ी को नहीं लेता जितना प्रीवियस लोग ले रहे होते हैं इस मॉडल की। तो इसमें ये होता है कि जब आपने, अगर तो आपने गाड़ी रखनी है और 2-3 साल के लिए रखनी है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, आप इस गाड़ी को रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 1-2 महीने चलाने के बाद इसे रीसेल कर दूंगा, तो इसका गाहक हमेशा कम होगा इसकी कंपेटिटर टोयोटा प्रियस से, क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं हुई, ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त। सो ये 2 चीज़ आपको कंसिडर करनी है। लेकिन उसके अलावा अगर वैल्यू की बात करें तो मुझे इसकी प्राइसिंग बड़ी अच्छी लगी है जो करंट मार्केट में है इस वक्त। तो ये था हमारा आज का होंडा इनसाइट का रिव्यू। अगर आप करंट मार्केट में देखें तो ये गाड़ी बड़ी अच्छी प्राइस की गई है। आप इजीली 17 से 20 लाख में ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं, जो कि एक अच्छी प्राइस रेंज है अगर आप कंसीडर करें बाकी गाड़ियों को। होंडा टोयोटा प्रियस की तरह ये इतनी हिट नहीं हो सकी थी क्योंकि उनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवांस थी। लेकिन इफ़ यू वांट अ कार जिसके फीचर्स भी अच्छे हों, सेफ्टी फीचर्स भी उसके अंदर अच्छे हो और उसकी ड्राइव रिलेटिवली अच्छी हो, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। इसी तरह ही हम आपके लिए और रिव्यूज़ भी लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट अमार गिलानी। आप देख रहे हैं PKD मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।